हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रतिराम वर्मा आस्था क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर इस वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम लोग जानेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इनका क्रम पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे आपके, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, जो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। पुर्तगाली जो थे व्यापार के लिए सबसे पहले भारत में आए थे, लेकिन सबसे बाद में गए थे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो देख लेते हैं। लिखा हुआ है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार हेतु भारत आया करते थे। प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार हेतु भारत आया करते थे। व्यापार हेतु ही भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। व्यापार के लिए ही भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। फिर लिखा हुआ है, सर्वप्रथम पुर्तगाली जलमार्ग होते हुए भारत आए। उनके बाद क्रमशः डच, फिर ब्रिटिश और फ्रांसीसी भारत आए। तो सबसे पहले आपके आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे आपके डच, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांसीसी। लिखा हुआ है, जल्द ही भारत के समुद्र के निकटवर्ती और समुद्री इलाकों व सामुद्रिक व्यापार पर यूरोपियों का एकाधिकार हो गया। जो यूरोपीय कंपनियों का जो आए थे लोग, ये समुद्र के माध्यम से आए थे, समुद्र के रास्ते से होते हुए आए थे। ठीक है, तो ये अपना धीरे धीरे क्या हुआ, आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। तो धीरे धीरे ये लोग अपना व्यापार के लिए आधिपत्य स्थापित कर रहे थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, देखिए पुर्तगालियों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली यात्री आता था? तो 17 मई 1498 को जलमार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत आया था। तो 17 मई 1498 को जलमार्ग से होते हुए एक पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत आया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। भारत में जो समुद्री मार्ग की खोज का जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर आया। जो वास्को डिगामा था वो समुद्री मार्ग से होते हुए पश्चिमी तट पर एक कालीकट है, केरल में एक कालीकट है के इस नामक स्थान पर आया था। वहाँ का जो तत्कालीन हिंदू राजा था वो जमोरिन था। कौन था? वहाँ का जो शासक हुआ करता था उस समय, हिंदू शासक जमोरिन हुआ करता था। जमोरिन ने ही कालीकट पर वास्को डिगामा का स्वागत किया। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वास्को डिगामा का स्वागत किस हिंदू शासक ने किया था? तो जमोरिन। और ये कहाँ पे पहुंचा था? कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था। फिर आगे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, वास्को डिगामा को व्यापार करने की सुविधा जमोरिन ने ही प्रदान की थी। तो वास्को डिगामा जो आया था व्यापार के लिए, उसको जो मतलब कि सुविधा प्राप्त की थी वो किसने? हिंदू शासक जमोरिन ने प्राप्त की थी। ठीक है, प्रदान की थी। फिर लिखा हुआ है, यूरोपियों का भारत में आने का मुख्य मकसद व्यापार करना था। यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आना, उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? व्यापार करना। फिर लिखा हुआ है, वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो वास्को डिगामा जो है केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत के समुद्री मार्ग से होते हुआ आया था। ठीक है, बताया जाता है कि ये जो मतलब वहाँ से आया था, यूरोप से चला था। तो यूरोप से आने में भारत में जो खर्च हुआ था, आने और जाने में जो भी खर्च हुआ था, ये यहाँ से सामान ले गया, मसाले, ठीक है, मसाले वगैरह यहाँ से ले गया। तो उसने मतलब कि 60 गुना ज़्यादा मुनाफे पर वहाँ पे वस्तुओं को बेचा। ठीक है, मतलब कि आप मान लीजिए यूरोप से चले, यूरोप से भारत में आने में जो भी खर्च हुआ होगा उसका, वो आया और गया, जो भी उसका खर्च हुआ उसको निकालने के बाद उसको 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ।
60 गुना ज़्यादा लागू है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नामक पुर्तगाली को भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का अधिकृत गवर्नर बनाकर भेजा गया। तो जो पहला पुर्तगाली वायसराय आया था 1505 में आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया। ठीक है, फिर लिखा हुआ है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था, पर वह इसमें असफल रहा। असफल रहा और 1509 में वापस पुर्तगाल चला गया। जो 1509 में पुर्तगाल वापस चला गया, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा कब आया भारत? तो 17 मई 1498 आया। लेकिन अगर पूछा जाए दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया, तो दूसरी बार वास्को डी गामा भारत 1502 ईस्वी में आया था। याद रखिएगा कि वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया था? तो 1502 ईस्वी में वापस वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था जो भारत आया था। ठीक है, 1505 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को अगला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। तो जो दूसरा पुर्तगाली वायसराय जो आएगा वो कौन आएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर लिखा हुआ है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। ये काफ़ी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि जो पुर्तगाली शक्ति का जो असली संस्थापक था वो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कब आया था? 1509 ईस्वी में आया था। ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय था, इसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर लिखा हुआ है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीयों से शादी करने की सलाह दी थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो पुर्तगालियों को भारतीयों से शादी करने की सलाह दी थी ताकि भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाई जा सके, ताकि जो संख्या क्या हो जाए? बढ़ाई जा सके। फिर आगे लिखा हुआ है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा और फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज द्वीप पर अपना आधिपत्य किया था। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ना, उसने गोवा और फारस की खाड़ी में स्थित जो होर्मुज द्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। फिर लिखा हुआ है 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर से छीना था। जो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर से छीना था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को कब आज़ाद किया? तो 1510 ईस्वी में आज़ाद कराया था। फिर लिखा हुआ है बीजापुर का तत्कालीन शासक यूसुफ आदिल शाह था। जो बीजापुर का जो तत्कालीन शासक था उस समय वो कौन था? यूसुफ आदिल शाह था। ठीक है, कौन था? यूसुफ आदिल शाह। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है 1503 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही कोचीन में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण कराया था। 1503 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही कोचीन में पुर्तगाली एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। और 1530 ईस्वी में गोवा भारत में पुर्तगालियों की राजधानी बनी। 1530 में गोवा को भारत में पुर्तगालियों की क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। और यहीं पर पुर्तगालियों का मुख्यालय स्थित था। तो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय कहाँ स्थित था? गोवा में स्थित था। पुर्तगालियों ने इसे गोवा को राजधानी कब बनाया था? तो 1530 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ देखिए 1560 ईस्वी में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा को गवर्नर बनाकर भेजा गया, जिसके साथ ईसाई संत फ्रांसिस्को जेवियर भी भारत आया। तो 1560 में क्या हुआ? मार्टिन अल्फांसो डिसूजा को गवर्नर बनाकर भेजा गया और उसके साथ एक ईसाई संत आएंगे, फ्रांसिस्को जेवियर भी भारत आया था, जिसने गोवा की स्थानीय जातियों और मछुआरों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, फिर लिखा हुआ है पुर्तगालियों ने अपने समुद्री साम्राज्य को इस्तादो ड इंडिया नाम दिया था। तो पुर्तगालियों ने अपने जो समुद्री साम्राज्य को नाम क्या दिया था? इस्तादो द इंडिया का क्या नाम दिया? इस्तादो द इंडिया। लिखा है जिसके तहत उनके अधिकार क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज़ों को
सुरक्षा कर देना होता था। तो जिसके तहत उनके जो अधिकार क्षेत्र से जो भी जहाज निकलते थे उन्हें हमें कर देना होता था। क्या देना होता था? कर। और नाम क्या था? इस्तादो द इंडिया। ठीक है। फिर लिखा हुआ जिसे कॉर्टज कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? कॉर्टज। जो कर दिया जाता था उसे क्या कहते थे? कॉर्टज कहते थे। यह एक परमिट की भांति हुआ करता था। यह कैसा था? एक परमिट की भांति हुआ करता था। और लिखा हुआ मुगल साम्राज्य के महान शासक अकबर को भी ये सुरक्षा कर देना पड़ता था। तो जो मुगल साम्राज्य अकबर था उसको भी ये सुरक्षा कर देना पड़ता था इन्हें। किसने? पुर्तगालियों को। ठीक है। फिर लिखा हुआ है भारत में लाल मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की ही देन है। तो भारत में जो लाल मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू की खेती किसकी देन है? पुर्तगालियों की ही देन है। लिखा हुआ है भारत में जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस तकनीकी लाने का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। तो भारत में जो जहाज निर्माण है और प्रिंटिंग प्रेस जो किसका श्रेय जाता है? इन्हें पुर्तगालियों को ही जाता है। फिर लिखा हुआ है 1556 ईस्वी में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा ही की गई। तो 1556 में भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई वो पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी। फिर लिखा हुआ है बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री हुगली थी। तो बंगाल में जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री कौन थी? हुगली थी। ठीक है। फिर लिखा हुआ है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। जो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय जो थे वो क्या थे? पुर्तगाली ही थे, जिन्होंने 1793 में पांडिचेरी पर अपना आधिपत्य किया था। तो 1793 में पांडिचेरी पर अपना आधिपत्य पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले किया था। फिर लिखा हुआ 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों की शक्ति भारत में डचों के आगमन। अब कौन आएंगे? अब आ जाएंगे आपके डच आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? डच आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार दे लेते हैं। तो देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले जो आए थे कौन आए थे? पुर्तगाली। फिर आएंगे आपके डच आएंगे, फिर ब्रिटिश आएंगे, फिर आपके फ्रांसीसी आ जाएंगे। और ये कहाँ से आ जाएंगे? समुद्री मार्ग से होते हुए भारत की ओर बढ़ेंगे आएंगे। ठीक है। और सबसे पहले 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आएगा। ठीक है। और समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट नामक स्थान पर पहुंचेगा। कालीकट कहाँ पे? केरल में एक जगह है। ठीक है। और हिंदू शासक जमोरिन उसका क्या करेगा? स्वागत करेगा। ठीक है। और जमोरिन ने ही इसे वहाँ पे व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। ठीक है। और यूरोपियों का भारत में आने का जो मुख्य मकसद था वो क्या था? व्यापार करना था। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो कौन से रास्ते से आया था? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आया था। कौन? वास्को डी गामा। तो जो पहला पुर्तगाली वायसराय आएगा वो कौन सा आएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में आएगा। ठीक है। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था। और ये क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा और 1509 ईस्वी में वापस चला जाएगा। और जो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आएगा? 1502 ईस्वी में आएगा। और फिर दूसरा पुर्तगाली वायसराय आएगा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। और ये इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। और ये क्या करेगा? इसका भारतीयों से शादी करने की सलाह देगा जिससे पुर्तगालियों की संख्या क्या हो सके? बढ़ाई जा सके। और ये गोवा पर सबसे पहले अधिकार करेगा और फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज द्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। और 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर से क्या किया था? छीना था। और बीजापुर का जो शासक हुआ करता था वो कौन था? यूसुफ आदिल शाह। कौन था? यूसुफ आदिल शाह। 1503 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण कराएगा। और 1530 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों की राजधानी थी। यहीं पर पुर्तगालियों का मुख्यालय स्थित था। ठीक है। फिर लिखा हुआ 1560 ईस्वी में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा आएंगे गवर्नर बनकर। और उनके साथ में एक ईसाई संत आएंगे, फ्रांसिस्को जेवियर भी साथ आएंगे। ठीक है। और ये मछुआरों को, जो गोवा के मछुआरे होंगे, ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। पुर्तगालियों ने अपने समुद्री साम्राज्य को इस्तादो द इंडिया नाम देंगे। ठीक है।
क्या नाम देंगे, इस्तादो द इंडिया, ठीक है। और कर लेंगे, और कर को क्या कहेंगे, कॉटेज कहेंगे। मुग़ल साम्राज्य को भी कर देना पड़ेगा। और भारत में काली मिर्च, लाल मिर्च और तंबाकू का जो श्रेय है, लाने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। भारत में जो जहाज़ निर्माण है और प्रिंटिंग प्रेस जो लाने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। और 1556 में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा ही की गई थी। और बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित जो पहली फैक्ट्री थी वो कौन थी, हुगली थी, ठीक है। और पांडिचेरी पर अधिकार करने वाले सबसे पहले पुर्तगाली थे, ठीक है। अब देख लेते हैं डच। अब इसके बाद में कौन आएंगे, डच आएंगे, ठीक है। तो डच लोग जो कि हॉलैंड के निवासी थे। तो डच लोग कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड के निवासी थे। 1596 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे, 1596 में भारत आएंगे। डचों ने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होगी, 1602 ईस्वी में होगी। फिर लिखा हुआ है डचों द्वारा ही भारत से व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी शुरू की गई थी। तो डचों द्वारा ही भारत से व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी शुरू की गई थी। बंगाल के चिनसुरा में डचों ने एक कारखाना भी स्थापित किया था। तो बंगाल के चिनसुरा में डचों ने एक कारखाना भी स्थापित किया था। फिर लिखा हुआ डच लोगों का जो मुख्य उद्देश्य था दक्षिण पूर्वी एशिया के टापुओं पर व्यापार करना। तो डचों का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो टापुओं पर उनका व्यापार करना था। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भारत उनके व्यापारिक मार्ग में पड़ने वाली बस एक कड़ी थी। भारत उनके जो व्यापारिक मार्ग में पड़ने वाली एक बस क्या थी, कड़ी थी। फिर लिखा हुआ है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। डचों ने गुजरात, कोरोमंडल, बंगाल, उड़ीसा आदि में व्यापारिक कोठियाँ खोली थी। तो डचों ने गुजरात हो गया, कोरोमंडल हो गया, बंगाल हो गया और उड़ीसा में अपनी व्यापारिक कोठियाँ खोली थी। डचों ने अब पहली फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में स्थापित की और दूसरी पुलिकट में। तो डचों द्वारा स्थापित पहली जो कोठी थी उनकी क्या थी, मूसलीपट्टनम में, और दूसरी कहाँ पे थी, पुलिकट में थी, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, 17वीं शताब्दी में डच व्यापारिक शक्ति चरम पर थी। 17वीं शताब्दी तक आते आते जो डच का जो व्यापारिक जो शक्तियाँ थी बहुत ही उच्च कोटि की हो गई थी। फिर लिखा हुआ डच लोग भारत से सूती वस्त्र, अफीम, रेशम तथा मसालों आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करते थे। तो डच लोग जो थे भारत से कौन कौन सी वस्तुएं, सूती वस्त्र हो गया, अफीम हो गया आपका, रेशम हो गया और मसालों का निर्यात किया करते थे, ठीक है। लिखा हुआ 1759 में अंग्रेज़ों और डचों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ था। तो 1759 में अंग्रेज़ों और डच के मध्य कौन सा युद्ध हुआ, वेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें डच इतनी बुरी तरह हारे कि भारत से उनके पैर ही उखड़ गए। और वेदरा के युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता आएगी। यही कारण था कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के सामने डचों की शक्ति क्षीण हो गई थी, ठीक है। फिर आएंगे आपके कौन आएंगे, अंग्रेज आएंगे। तो डच के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डच कहाँ के निवासी थे, तो हॉलैंड के निवासी थे और 1596 में भारत आए थे वो। डचों ने अपनी पहले जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की, 1602 ईस्वी में की। डचों द्वारा ही भारत से व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी शुरू की गई थी। और बंगाल के चिनसुरा में डचों ने एक कारखाना भी स्थापित किया था। डच लोगों का जो मुख्य उद्देश्य था दक्षिण पूर्वी एशिया के टापुओं पर व्यापार करना था, ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। डचों ने गुजरात, कोरोमंडल, बंगाल और उड़ीसा आदि में व्यापारिक कोठियाँ खोली थी। डचों ने अपनी पहले जो कोठी खोली थी मूसलीपट्टनम में खोली और दूसरी कहाँ पे खोली थी, पुलिकट में खोली थी, ठीक है। और ये भारत से किसका किसका व्यापार करते थे, तो सूती वस्त्र हो गया आपका, अफीम हो गया, रेशम हो गया और मसालों हो गए, ठीक है। और 1759 में अंग्रेज़ों और डचों के मध्य वेदरा का युद्ध होगा, जिसमें डच बुरी तरह से हार जाएंगे और इनकी जो शक्तियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी। अब किनका आगमन होगा, अंग्रेज़ों का आगमन होगा, ब्रिटिश, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स आएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
भारत में व्यापार हेतु आई सभी यूरोपीय कंपनियों में से अंग्रेज ब्रिटिश सबसे शक्तिशाली थे। तो जो भारत में पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए आपके, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे। तो जो यूरोपीय कंपनियां आई उसमें जो अंग्रेज थे वो सबसे शक्तिशाली थे। लिखा हुआ है 1599 में जॉन मिंडेन हॉल नामक पहला अंग्रेज भारत आया। तो 1599 में जॉन मिंडेन हॉल नामक पहला अंग्रेज आया था। और लिखा हुआ है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ब्रिटिश कंपनी को भारत से 15 वर्षों तक व्यापार हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया। तो जो ब्रिटिश की जो ब्रिटेन की इंग्लैंड की जो महारानी थी वहाँ पे एलिजाबेथ प्रथम थी, उनके द्वारा 31 दिसंबर सन 2000 में 15 वर्षों के लिए व्यापार अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है। फिर लिखा हुआ है स्थल मार्ग से लेवेंट कंपनी को और समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान किया गया था। तो जो स्थल मार्ग से लेवेंट कंपनी थी और समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान किया गया था। फिर लिखा हुआ है इसी कंपनी ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड का राजदूत बनकर आया था। तो इंग्लैंड का जो राजदूत बनकर आएगा जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस कब आएगा? 1608 ईस्वी में आएगा। कब आएगा? 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में आया था कैप्टन हॉकिंस। ये अकबर के शासन में काल में चला था और पहुँचेगा जहांगीर के शासनकाल के दौरान। ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से हॉकिंस ने सूरत में बसने की गुजारिश की। तो भारत में व्यापार को बढ़ाने के लिए और जो हॉकिंस ने सूरत में बसने की क्या की थी? गुजारिश की थी। और जहांगीर को उपहार स्वरूप दस्ताने और इंग्लैंड में प्रयोग की जाने वाली बग्घी दी। क्या दी? उपहार में उसने दिया, उसको दस्ताने दिए और इंग्लैंड में जो प्रयोग की जाती थी बग्घी दी, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। और जिससे प्रसन्न हो गया जहांगीर और जहांगीर ने उसे कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान की थी। फिर आगे लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है पुर्तगालियों और अन्य स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण जहांगीर चाह कर भी अंग्रेजों को सूरत में बसने की आज्ञा न दे सका। लिखा हुआ फलस्वरूप अंग्रेजों ने बलपूर्वक 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन द्वारा स्वाली नामक जगह पर पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हराकर भगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बेड़े को हराकर भगा दिया। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी बनाने की आज्ञा दे दी। फिर लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1613 ईस्वी में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। फिर लिखा हुआ है अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में खोली गई थी। तो 1611 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जो पहली कोठी खोली गई, कहाँ पे खोली गई? मूसलीपट्टनम में खोली गई थी। फिर आगे लिखा हुआ है 23 जून 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के बाद 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होगा। अंग्रेजों को भारत पर पूर्ण प्रभुत्व हो गया था। तो 23 जून 1757 का एक प्लासी का युद्ध होगा, जिससे अंग्रेजों का जो शक्तियां हैं भारत में बहुत मजबूत हो जाएंगी। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जो प्लासी का युद्ध होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब होंगे सिराजुद्दौला के बीच था, जिसमें अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव थे। और तत्पश्चात 22 अक्टूबर 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति शेष नहीं बचा जो अंग्रेजों को हरा सके। और देखिए पहले तो प्लासी का युद्ध हार जाएंगे हम लोग। तो प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होगा। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करेंगे? रॉबर्ट क्लाइव करेंगे। ठीक है। और उसके बाद में 22 अक्टूबर 1764 में एक बक्सर का युद्ध होगा, जिसमें अंग्रेजों की जीत होगी, जिससे जो अंग्रेजी सेना की जो शक्ति है और मजबूत हो जाएगी। ठीक है। बक्सर का युद्ध बक्सर नगर के पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल
मुग़ल नवाबों बंगाल के नवाब मीर कासिम होंगे, अवध के नवाब सिराजुद्दौला होंगे और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। तो बक्सर के युद्ध में 3 लोग होंगे, देखिए कौन कौन होंगे। ब्रिटिश एक तरफ होंगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और मुग़ल नवाब होंगे, देखिए 3 मुग़ल नवाब होंगे। बंगाल के नवाब होंगे मीर कासिम होंगे, ठीक है। अवध के नवाब सिराजुद्दौला होंगे और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा जाएगा। इस युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो करेंगे। इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करेंगे कौन करेंगे? हेक्टर मुनरो। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। लिखा हुआ है कि नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल बादशाह बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा जाएगा बक्सर का युद्ध, ठीक है। फिर लिखा है अंग्रेज़ों ने कई अन्य महत्वपूर्ण युद्ध और संधियाँ की, जिसके फलस्वरूप 1947 में अंग्रेज़ों से भारत की स्वतंत्रता तक अंग्रेज़ों का भारत पर एक छत्र राज रहा। तो 1947 तक राज करेंगे ये लोग, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेज़ों ने भारत पर सर्वाधिक शासन किया। यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेज़ों ने जो भारत पर सर्वाधिक शासन किया था, लिखा हुआ है अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज किया था। अंग्रेज़ों ने लगभग भारत में 200 वर्षों तक राज किया। अंग्रेज़ों द्वारा क्रमशः सूरत, मद्रास, वर्तमान में चेन्नई मद्रास को कहते हैं, मुंबई, वर्तमान में मुंबई, तथा कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे। तो अंग्रेज़ों द्वारा कहाँ? सूरत में किए, मद्रास में किए, बम्बई में किए और कलकत्ता में किए, ठीक है। अंग्रेज़ों का उद्देश्य भारत में गन्ना, अफीम, चाय, कहवा, पटसन आदि की खेती पर इनको सस्ते दामों पर खरीदकर इंग्लैंड भेजना था, ठीक है। फिर लिखा है जिस कारण अंग्रेज़ों ने भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाई तथा सड़कों का निर्माण भी कराया। तो रेल लाइन भी बिछाई इसके लिए, और सड़कों का निर्माण क्यों कराया? क्योंकि यहाँ से व्यापार अच्छा होगा उनका, ठीक है, तो उनको फ़ायदा होगा। साथ ही अंग्रेज़ों का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत में आयातित किए गए महंगे कपड़ों को भारत में बेचना भी था। तो वहाँ से इंग्लैंड से वो महंगे कपड़े लाएंगे और भारत में अच्छे दामों पर यहाँ पे बेचेंगे। फिर लिखा हुआ है 1764 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में कॉलबर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं, अंग्रेज़ों के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो भारत में व्यापार हेतु आई सभी यूरोपीय कंपनियों में से अंग्रेज़ सबसे शक्तिशाली थे, और 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक एक पहला अंग्रेज़ अधिकारी आएगा, और 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की जो रानी होंगी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार अधिकार पत्र प्रदान किया गया। स्थल मार्ग से लिवेंट कंपनी थी और समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी आपको अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसी कंपनी से 1608 में कैप्टन हॉकिंस तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचेगा राजदूत बनकर इंग्लैंड से। भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से हॉकिंस ने सूरत में बसने की गुजारिश की। जहांगीर को ये उपहार स्वरूप दस्ताने देगा और इंग्लैंड में प्रयोग की जाने वाली बग्घी देगा, जिससे प्रसन्न हो जाएगा और इसे क्या करेगा? इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान कर देगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि 1611 में कैप्टन मिडलटन द्वारा स्वाली नामक जगह पर पुर्तगालियों की जहाजी बेड़ों को भगा दिया गया था, और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी बनाने की अब आज्ञा दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1613 में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया, और अंग्रेज़ों द्वारा पहली जो व्यापारिक कोठी खोली गई वो 1611 में मूसलीपट्टनम में खोली गई थी, ठीक है। फिर लिखा हुआ 23 जून 1757 में एक प्लासी का युद्ध होगा और किसके बीच होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होगा, जिसमें अंग्रेज़ सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करेंगे। फिर उसके बाद में 22 अक्टूबर 1764 में एक बक्सर का युद्ध बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल नवाब के जो नवाब होंगे मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की भी संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा जाएगा। इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करेंगे वो कौन करेंगे? हेक्टर मुनरो करेंगे, ठीक है।
और 1947 तक ये मतलब कि कई संधियाँ करेंगे और भारत में राज करेंगे और लगभग 200 वर्षों तक ये राज करेंगे भारत में, ठीक है, सर्वाधिक। फिर ये कौन कहाँ पर, यहाँ इन्होंने सूरत में, मद्रास में, मुंबई में और कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और इनका जो उद्देश्य था गन्ना, अफीम, चाय, कहवा और पटसनाद की खेती करना और सस्ते दामों पर ले जाकर इंग्लैंड में महंगे दामों पर बेचना, जिसके लिए इन्होंने रेलवे लाइन और सड़क निर्माण भी कराया था। और ये ब्रिटेन से कपड़े लाते थे और यहाँ भारत में महंगे दामों पर बेचते थे। अब हम देख लेते हैं फ्रांसीसी। तो 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में कॉल्बर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और 1668 में फ्रांसीसी कैरो द्वारा औरंगजेब से आज्ञा प्राप्त कर सूरत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री खोली। तो सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री फ्रांसीसी खोलेंगे। फिर लिखा हुआ है 1669 ईस्वी में फ्रांसीसी ने गोलकुंडा के सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त करके मूसलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली। तो पहली सूरत में खोलेंगे और दूसरी फैक्ट्री खोलेंगे मूसलीपट्टनम में, ठीक है। फिर लिखा हुआ है फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 में बालिकोंडापुरम के सूबेदार से एक छोटा गांव प्राप्त कर पांडिचेरी की नींव रखी और 1774 में बंगाल के जो सूबेदार होंगे शाइस्ता खान ने चंद्रनगर में कोठी बनाने की आज्ञा प्रदान की। फिर लिखा हुआ है 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा फ्रांसीसी शक्ति बढ़ाने और भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के कारण फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप इन दोनों के मध्य 3 युद्ध हुए जिनमें कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 3 युद्ध होंगे, कर्नाटक के नाम से जाना जाएगा, कर्नाटक युद्ध के नाम से। लिखा है सभी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन व्यापार हेतु हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनकी लालसा और लालच इतना बढ़ गया कि उन्होंने साम दाम दंड भेद जैसे सभी तरीके अपनाकर अपने व्यवसाय की जड़ें मजबूत करने की कोशिश की। इन सब में अंग्रेज़ों की नीतियां और कार्यकुशलता के कारण उन्होंने भारत पर सर्वाधिक वर्षों तक राज किया, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। तो लिखा हुआ था 1664 ईस्वी में लुई 14वां का शासनकाल था और कॉल्बर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1664 में लुईस 14वां होगा और कॉल्बर्ट नाम होगा इसका और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाएगी। 1668 में फ्रांसीसी कैरो द्वारा अंग्रेज़ों से आज्ञा प्राप्त कर सूरत में फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और 1669 में फ्रांसीसी ने गोलकुंडा के सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त करके मूसलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। फिर लिखा हुआ है फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 में बालिकोंडापुरम के सूबेदार से एक छोटा गांव प्राप्त कर पांडिचेरी की नींव रखी और 1774 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने चंद्रनगर में कोठी बनाने की आज्ञा प्रदान की। फिर लिखा हुआ है 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा फ्रांसीसी शक्ति बढ़ाने और भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के कारण फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप इन दोनों के मध्य 3 युद्ध हुए, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य कर्नाटक युद्ध के नाम से जिन्हें जाना जाता है। फिर लिखा सभी यूरोपीय कंपनियों को भारत में आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनकी लालसा और लालच इतना बढ़ गया था कि उन्होंने साम दाम दंड भेद जैसे तरीके अपनाकर अपने व्यवसाय की जड़ें मजबूत करने की कोशिश की। इन सब में अंग्रेज़ों की नीतियाँ और कार्यकुशलता के कारण उन्होंने भारत पर सर्वाधिक वर्षों तक राज किया था। तो आज का हमारा ये टॉपिक था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।